सेशन में MRCP पार्ट 1 का एग्जाम प्लान कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी और आपकी स्टडी होगी, ये एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट गाइड होगी। यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट आप लोगों से बात करूंगा, बिल्कुल जिस तरह के क्लासमेट करते हैं, जो फॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे या जो जिस तरह टीचर करता है, हमारा वो वाला ताल्लुक नहीं होगा। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट गाइड होगी, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद भी MRCP पार्ट 1 का एग्जाम जो है वो प्लान कर रहा हूँ। आज हम एक डेमो क्लास लेंगे, फिर कल से या परसों से इंशाल्लाह हम रेगुलर फिजियोलॉजी करेंगे सिस्टम वाइज। मतलब पहले जनरल फिजियो करेंगे, उसके बाद जनरल पैथो करेंगे, उसके बाद जनरल फार्मा करेंगे, उसके बाद हम CVS की फिजियो करेंगे, फिर CVS की पैथो करेंगे, फिर CVS की फार्मा करेंगे। हमारी जो अप्रोच होगी वो सिस्टेमिक अप्रोच होगी। साथ साथ मैं आप लोगों को क्लिनिकल पर्ल्स भी दूंगा, ताकि आप लोगों को महसूस हो कि आप लोग डॉक्टर हो। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, इंशाल्लाह हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो और टाइम हम ज़ाया नहीं करते, मैं जो है आज हम डेमो क्लास में कैल्शियम, विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने व्हाइट पेज लिया हुआ है, व्हाइट पेज पे मैं आप लोगों के साथ जो है ये सेशन जो है वो मैं वो करूंगा। अच्छा 53 ठीक है, आप लोगों को ये सही से वो क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ये थोड़ा सा शेडो आ रहा है इसमें। ये असल में मैं आज मेरी अपनी ER की ड्यूटी थी, तो मैं वहाँ बिजी था, वहां से मैं आया हूँ, तो अरेंजमेंट जो है वो सेटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसमें करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी, ठीक है, आपकी और पूरे दुनिया में जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन सब की जो कामयाबी है वो किस में है? वो किस में है? वो किस में है? लेकिन किस वो KISS वाला नहीं, KIS वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कीप इट सिंपल। बजाय इसके कि आप 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करके, इसका जवाब 300 के साथ मल्टीप्लाई करके अपने आप को कंफ्यूज करो, ये वाला काम नहीं करना। कीप इट सिंपल। जो चीज आपको जहां पे समझ आ रही है उसको वहीं पे समझो। अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन ना करो बगैर, अच्छा अगर ये है तो फिर वो है, तो फिर अगर उस तरह वो है तो फिर ये वो हो गया, अगर ये ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये हमने नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे साइंसदान नहीं बन रहे, ठीक है, हम स्टूडेंट हैं, हमने एग्जाम्स पास करने हैं। रिसर्च हम नहीं कर रहे, हम रिसर्च स्टूडेंट्स नहीं है। जो आपके जो ग्लेशियर्स हैं एंटार्कटिका में, उसके अंदर हजारों बैक्टीरिया और हजारों वायरस पड़े हुए हैं, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह से वहां पे जो बैक्टीरिया और वायरस जो न्यू हैं, जो अभी तक इंसान ने नहीं देखे, वो पिघलने की वजह से पानी में आ रहे हैं। वो पानी समंदर में आ रहा है, समंदर का पानी दरिया में आ रहा है, दरिया का पानी नलके में आ रहा है। नलके का पानी आप पी रहे हो, आप बीमार हो रहे हो एक नए बैक्टीरिया से, एक नए वायरस से। ये आया कहां से? ये वो ग्लेशियर से आया जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। अब हमारा काम इन वायरसेस और बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करना नहीं है। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम ग्लेशियर्स के अंदर तक चले जाएं, क्योंकि ये काम तो साइंसदानों का है और हम अभी साइंसदान नहीं बने। तो हमने कामयाबी इसी में है हमारी कि हम किस करें, KIS, कीप इट सिंपल। हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जो चीज क्लिनिकली हमें चाहिए समझने के लिए हम वो समझेंगे, जो चीज हमें एग्जाम के लिए चाहिए हम वो समझेंगे, हम गैर जरूरी बातों से परहेज करेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी स्टडी पे। सबसे पहले हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, इसके ऊपर +2 है, यानी कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है। कैल्शियम की जो नॉर्मल मिकदार होती है हमारे ब्लड में वो 8.6 से लेके 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर,
अब ये जो डेसीलीटर कितना होता है, ये 1 डेसीलीटर जो है ये 100 ml के बराबर होता है, ठीक है। 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर होता है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो अगर आप 100 ml यानी 1 डेसीलीटर यानी 100 ml का ब्लड लो, तो उस 100 ml के ब्लड में या 8.6 मिलीग्राम कैल्शियम होगा, या 8.9 होगा, या 10 होगा, या 10.3 होगा, यानी ये इसकी नॉर्मल लिमिट है। अगर कैल्शियम 8.6 से कम हो जाए, हम इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपो मीन कम हो जाना, कैल्सी मीन कैल्शियम, और ईमिया मीन इन द ब्लड। तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का कम हो जाना। अगर ये 10.3 से ज्यादा हो जाए तो हम इसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाना, ठीक है। अब 8.6 10.3 ये एक नॉर्मल रेंज है। अब ये जो कैल्शियम है 8.6 से 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, ये आपके ब्लड में 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, 2 शक्लों में पाया जाता है। एक शक्ल जो है इसकी, वो है आपके पास जो कि 40% है, वो बॉन्डेड कैल्शियम है, यानी कैल्शियम बॉन्डेड विथ प्रोटीन्स। आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम है, वो जो 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 टोटल कैल्शियम है उसका 40% जो है वो कैल्शियम के साथ, वो प्रोटीन के साथ बॉन्डेड है। यानी अगर ये एक प्रोटीन है तो ये इसके साथ ये कैल्शियम इस तरह बॉन्डेड है। 40% कैल्शियम बॉन्डेड फॉर्म में आपके ब्लड में मौजूद होता है। जो 60% बाकी रह गया, टोटल 100% है, तो जो 60% है ये आपके पास 2 फॉर्म में होता है। या तो ये मौजूद होगा आयनाइज्ड फॉर्म में कैल्शियम +2, या ये मौजूद होगा कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में कि इसने फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यानी 40% जो कैल्शियम होगा वो प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होगा। जो 60% कैल्शियम होगा उसमें से कुछ आयनाइज्ड कैल्शियम होगा, यानी आयन है, प्लस का चार्ज आ गया। देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर भी प्लस नहीं है, लेकिन यहाँ पे +2 आ गया, तो ये एक आयन है। तो ये आयनाइज्ड कैल्शियम है, और कुछ जो है इस 60% में कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में ब्लड में मौजूद होता है। अब हमें ये पता चला कि हमारे जिस्म में 8.6 से लेकर 10.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का कैल्शियम है। उसमें कुछ कैल्शियम प्रोटीन के साथ बॉन्डेड है, कुछ कैल्शियम आयनाइज्ड फॉर्म में है, कुछ कैल्शियम फास्फेट के साथ बॉन्डेड है कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में। ये जो कैल्शियम है 60% वाला, जो कि प्रोटीन के साथ बॉन्डेड नहीं है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेटेबल कैल्शियम। अल्ट्रा फिल्ट्रेटेबल कैल्शियम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपका ब्लड है, ब्लड वेसल आ रहा है, ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, वो इसको फिल्टर करके जो चीज यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं वो यूरिन में निकल जाती हैं, ठीक है। और जो चीज फिल्टर नहीं होती वो दोबारा से ब्लड में चली जाती है। तो ये जो आपके पास 60% कैल्शियम है, ये फिल्ट्रेटेबल है, यानी ये जब यहाँ पे आएगा तो ये फिल्टर होके इधर आ जाएगा किडनी में। यहाँ पे छान लगा होता है, फिल्ट्रेटिंग प्लांट है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लांट कहते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, वो फिल्टर्ड करता है, ये फिल्टर्ड कैल्शियम जो है ये यहाँ पे। यानी ये जो 40% वाला कैल्शियम था ये तो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, और प्रोटीन फिल्टर होता नहीं है, तो ये कैल्शियम इधर से इस तरह गुजर जाता है। ये नॉन फिल्ट्रेटेबल कैल्शियम है, ये फिल्टर नहीं होता। जबकि जो 60% है या आयनाइज्ड कैल्शियम या कैल्शियम फास्फेट के फॉर्म में, ये यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेटेबल कैल्शियम है। अब इसमें भी जो आयनाइज्ड कैल्शियम है ये हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि काम का जो कैल्शियम है जो कि हमारे जिस्म के काम आता है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, वो हमारे पास आयनाइज्ड कैल्शियम है। अगर आपके जिस्म में ये वाला कैल्शियम कम हो जाए, आयनाइज्ड कैल्शियम, या ये वाला कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो मसले होंगे। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम है, ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है।
जो एक्टिव कैल्शियम है वो आयनाइज्ड फॉर्म में जो है वो कैल्शियम आपके पास एक्टिव कैल्शियम। यहां तक तो हो गई कैल्शियम की जितना हमारे ब्लड के अंदर अमाउंट है उसके ऊपर बात। अब जो सीरम यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम है, इसका बैलेंस होता है हमारे पास या पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब है? अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये फर्स्ट एड और बीआरएस का जो है कंपोजिशन है। यानी अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप जाके बीआरएस को सिर्फ रीड करें, फर्स्ट एड को सिर्फ रीड करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। पॉजिटिव बैलेंस का क्या मतलब? पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये है कि जितना कैल्शियम आपके जिस्म के अंदर जा रहा है उससे कम कैल्शियम आपके जिस्म से यूरिन की शक्ल में निकल रहा है। यानी अगर 10 मिलीग्राम अंदर जा रहा है और 5 मिलीग्राम यूरिन के थ्रू निकल रहा है, तो जो बाकी 5 मिलीग्राम हो गया ये आपके जिस्म के अंदर क्या हो गया? ऐड हो गया। हम कहेंगे ये पॉजिटिव बैलेंस है। ये किस में है इसकी एग्जांपल? इसकी एग्जांपल है जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनको हम दूध पिलाते हैं, दूध के अंदर कैल्शियम होता है। अब बच्चों के अंदर जो कैल्शियम है वो ज्यादा जा रहा है दूध के थ्रू, उनकी किडनी के थ्रू निकल तोड़ा रहा है। यानी अगर 10 मिलीग्राम कैल्शियम दूध के थ्रू जा रहा है तो और 5 मिलीग्राम कैल्शियम निकल रहा है, तो जो बाकी 5 मिलीग्राम होता है ये बच्चे के जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। हम कहेंगे कि ये बच्चा कैल्शियम के पॉजिटिव बैलेंस में है। इस बच्चे की सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का बैलेंस है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब? नेगेटिव, ये लेट सपोज एक माँ है, ठीक है, ये मैंने एक माँ बनाई, ये माँ के पेट के अंदर लेट सपोज एक बच्चा है, ठीक है। अब ये माँ 10 मिलीग्राम का कैल्शियम ले रही है, 10 मिलीग्राम कैल्शियम खा रही है, इसके यूरिन में कैल्शियम लेट सपोज निकल रहा है 5 मिलीग्राम, ठीक है, और 2 मिलीग्राम बच्चा ले रहा है, क्योंकि बच्चे को भी तो माँ वाला ही कैल्शियम यूज करना है, बच्चा तो माँ के पेट में। तो 10 में से 5 यूरिन के थ्रू निकल गया, 2 बच्चे के पास चला गया, यानी 10 से 7 मिलीग्राम जो है वो माँ को नहीं मिल रहा, माँ को सिर्फ 3 मिलीग्राम मिल रहा है। माँ के जिस्म को 3 मिलीग्राम मिल रहा है, क्योंकि जो 10 में से 7 मिलीग्राम था वो तो माँ की यूरिन के, 5 मिलीग्राम माँ की यूरिन के थ्रू निकल गया, 2 मिलीग्राम बच्चे ने ले लिया अपने लिए, पीछे जो माँ के लिए बचा है वो 3 मिलीग्राम है। अब देखो माँ ने लिया कितना था? 10 मिलीग्राम, और इसके जिस्म के अंदर जमा कितना हो गया? 3 मिलीग्राम। तो इसको कहते हैं नेगेटिव बैलेंस। अगर आप कैल्शियम ज्यादा ले रहे हो और थोड़ा निकल रहा है, ज्यादा आपके जिस्म के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर आप जितना कैल्शियम ले रहे हो उससे ज्यादा आपके जिस्म से निकल रहा है, तो ये नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस की एग्जांपल क्या है? प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो 2 लोगों के साथ शेयर हो रहा है, एक माँ की अपनी बॉडी और एक बच्चे की बॉडी। और दूसरा जो लैक्टेटिंग मदर है, यानी जो वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जाहिर है जो दूध वो माँ अपने बच्चे को पिलाती है उस दूध के अंदर भी कैल्शियम होता है। तो जो कैल्शियम माँ ने लिया था, अगर वो दूध बच्चे को पिला रही है तो उस दूध के थ्रू कुछ कैल्शियम बच्चे में जा रहा है, कुछ कैल्शियम वैसे ही यूरिन के थ्रू निकल रहा है। तो जितना लिया था उसकी निस्बत कम कैल्शियम इसके पास पीछे जिस्म के लिए रह जाता है। हम इसको कहते हैं कि ये नेगेटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस की एग्जांपल क्या हो गई? ग्रोइंग बेबी। नेगेटिव बैलेंस की एग्जांपल क्या हो गई? प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर का मतलब वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अब ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस है, इसकी समझ आप लोगों को आ गई है या नहीं? क्या मैं आगे प्रोसीड करूं? मुझे जरा बताएं। यस यस सर, सर, आ समझ आ गई। गई है सर। यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो 8.6 से लेके 10.3 मिलीग्राम नॉर्मल रेंज का कैल्शियम हमारे जिस्म में मौजूद होता है, इसको इस रेंज के अंदर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? जाहिर है हम अपने हाथों से अपने ब्लड में कैल्शियम डाल के अपनी मर्जी से कैल्शियम निकाल तो नहीं रहे, हमें तो पता भी नहीं है हमारे जिस्म के अंदर वो कौन से 3 नौजवान हैं कि जिनको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, जिनको अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए, जो हमारे लिए ये काम सर अंजाम दे रहे। वो 3 लोग जो हैं
उसमें से एक का नाम है हजरत मौलाना पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। दूसरे बंदे का नाम है विटामिन डी। तीसरे बंदे का नाम है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। अब ये तीन लोग आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम के लेवल को इस रेंज के अंदर रखते हैं, न इससे बढ़ने देते हैं न इससे कम होने देते हैं। तो हम हर हार्मोन की खसूसियात पे अलग अलग गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ये एक मेजर हार्मोन है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी में सबसे बड़ा रोल कौन से हार्मोन का है, तो वो पैराथायराइड हार्मोन। ये इन सारे हार्मोन्स का पीर है। इसका नाम भी पी से शुरू होता है और पीर भी पी से शुरू होता है। तो पीर तो एक अजीम शख्सियत होती है। तो पैराथायराइड हार्मोन इन सारे हार्मोन्स का पीर है, ये एक मेजर हार्मोन। अब पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली रिलीज कहाँ से होता है? अगर आप इंसान की शक्ल देखो तो इंसान के नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। इस थायराइड ग्लैंड के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस पैराथायराइड ग्लैंड को अगर मैं ड्रा करूं, लेट सपोज ये पैराथायराइड ग्लैंड मैंने ड्रा किया। इस पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर यहाँ पे खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल, ये जो चीफ सेल्स होते हैं इनका काम होता है पैराथायराइड हार्मोन बनाना। पैराथायराइड हार्मोन बनाने की जिम्मेदारी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद जो चीफ सेल्स हैं उनके कंधों के ऊपर होती है। इसलिए इन चीफ सेल्स को कैल्शियम कंट्रोलिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं और वो पैराथायराइड हार्मोन फिर कैल्शियम के लेवल को एक नॉर्मल रेंज में रखता है। इसलिए हम इन सेल्स को कैल्शियम कंट्रोलिंग सेल्स भी कहते हैं। अब होता किस तरह है? होता तो उसी तरह है जिस तरह अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन ये कैसे होता है हम इसको समझते हैं। देखो, ये आपके पास ब्लड है, ब्लड वेसल है, कोई आर्टरी है। ये आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है। ये जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पीछे पड़ा होता है छोटा सा पैराथायराइड ग्लैंड, इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स होते हैं, साइडों पे इसके कैल्शियम सेंसिंग सेल्स होते हैं, कैल्शियम सेंसिंग सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं इनके ऊपर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये रिसेप्टर। अब ये ब्लड है, ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर होता है कैल्शियम। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें एक कैल्शियम। अब ये कैल्शियम अगर जिस ब्लड के अंदर तोड़ा हो जाए, यानी 8.6 से कम हो जाए, मिलीग्राम से कम हो जाए, तो ये जब यहाँ पे गुजरेगा तो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स के ऊपर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स हैं वो इसको कंटिन्यू, ये कैमरे हैं, यूं समझो कि ये कैमरे, ये इसको देख रहे हैं कि इतने हमारे पास ये तो 8.6 मिलीग्राम से कैल्शियम कम है। तो जैसे ही इनको, जब कैल्शियम ब्लड के अंदर कम होता है तो ये सेंसर जो है इनको समझ आ जाती है, और जब ये इनको समझ आ जाती हैं तो ये चीफ सेल को कहते हैं कि भाईजान अब आप पीटीएच रिलीज करो, पैराथायराइड हार्मोन। वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होके ब्लड में आता है और ये पैराथायराइड हार्मोन फिर आके क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। कैल्शियम का लेवल कम हो गया था, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स को पता चला, उन्होंने पैराथायराइड हार्मोन रिलीज किया। इस हार्मोन ने कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ा दिया और दोबारा इसको नॉर्मल रेंज में ले आए। अब ये पैराथायराइड हार्मोन कैसे करता है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं जनरली आप लोगों को ये बात समझा दूं। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, अगर मैग्नीशियम कम हो जाए ब्लड के अंदर, मैग्नीशियम कम हो जाए, तो तब भी जो ये जो कैमरे हैं जिसको हम कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर कहते हैं, ये जब देखते हैं कि यार ये तो मैग्नीशियम कम हो गया है, तो ये लोग ये समझते हैं कि शायद कैल्शियम भी कम है।
तो तब भी ये चीफ सेल्स को कहते हैं कि भाईजान हमें थोड़े मैग्नीशियम नजर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि कैल्शियम भी थोड़ा है, तो बराए मेहरबानी आप पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करो, ताकि अगर कैल्शियम कम हो तो कैल्शियम को नॉर्मल पे लाया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम के कम होने की वजह से भी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा पैराथायराइड ग्लैंड से, और मैग्नीशियम अगर थोड़ा सा कम हो जाए तब भी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा पैराथायराइड ग्लैंड से। लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर काम हो जाए तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो हैं वो फिर ये समझते हैं कि शायद कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया है। यानी अगर मैग्नीशियम थोड़ा कम हो तो वो ये समझते हैं कि शायद कैल्शियम भी कम है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा कम हो जाए तो ये सेंसर ये समझते हैं कि शायद कैल्शियम भी ज्यादा होगा। तो वो पैराथायराइड ग्लैंड के चीफ सेल्स को कहते हैं कि भाईजान पैराथायराइड हार्मोन रिलीज ना करो। तो जब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही वजह है कि अगर किसी बंदे के ब्लड के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में जो है कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाएगा। आप लोगों को इस बात की समझ आ रही है? यस सर। यस सर। समझ आ रही है कि कैल्शियम Yes, के कम sir. होने की वजह से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, और पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो कैल्शियम की मिकदार ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। मैग्नीशियम के थोड़े से कम होने से भी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, जब वो रिलीज होगा कैल्शियम की मिकदार कम ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा कम हो गया तो पैराथायराइड हार्मोन कम निकलेगा, नतीजे में कैल्शियम की मिकदार आपके पास क्या हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि अगर किसी बंदे के ब्लड में मैग्नीशियम बहुत थोड़ा हो जाए तो उस बंदे के ब्लड में कैल्शियम भी थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां से पैराथायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा। जब वो कम रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम थोड़ा हो जाएगा। मैं आगे जाऊं, इसको प्रोसीड करूं? अब ये तो हमें समझ यस आ सर। गई कि पैराथायराइड हार्मोन का क्या आपके कैल्शियम के ऊपर क्या इफेक्ट है। अब ये इफेक्ट कैसे डालता है, यहाँ से जब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होकर ब्लड में आता है तो ये कौन से कारनामे सर अंजाम देता है जिसकी वजह से कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो जाती है। हम उन कारनामों के ऊपर बात करते हैं। वो कारनामे जो हैं वो दो तरह के हैं। पैराथायराइड हार्मोन का एक डायरेक्ट इफेक्ट है जिसमें ये बजाते खुद ये काम करता है, और एक इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। कौन सा? देखो, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, सीरम के अंदर कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाता है। ये काम ये कैसे करता है? दो तरीकों से, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ये जो डायरेक्टली करता है, ये दो आपके दो ऑर्गन्स के ऊपर ये काम करता है, जाके बोन पे डायरेक्टली खुद जाके काम करता है, और किडनीज पे खुद जाके काम करता है। अब बोन पे खुद जाके कैसे काम करता है, देखो ये आपके पास, लेट सपोज मैं ना इसको ये इस पेन से करता हूँ। ये आपके पास बोन है, ठीक है, ये एक बोन है। इस बोन के पास ये एक ब्लड वेसल गया हुआ है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है। और ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है। पीटीएच रिलीज हो गया, जिस्म के अंदर कैल्शियम कम है। जब कैल्शियम कम है तो चीफ सेल से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो गया। ये पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में आया। ये ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन आके सबसे पहले हड्डी को, बोन को कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम। बोन बेचारा तो एक शरीफ सा बंदा है, वो जवाब में कहेगा कि वालेकुम सलाम। सलाम दुआ के बाद होगा क्या? जो पैराथायराइड हार्मोन इस बंदे के ब्लड के अंदर है, ये यहाँ आके बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। सेल्स होते हैं, उनका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। पैराथायराइड हार्मोन आके इन ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। जब ओस्टियोक्लास्ट सेल स्टिमुलेट होते हैं तो ओस्टियोक्लास्ट सेल का काम होता है कि इर्द गिर्द के बोन को तोड़ना। तो ये जैसे ही ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट होंगे, इर्द गिर्द का बोन टूटेगा, और बोन जब टूटेगा तो इससे कैल्शियम रिलीज होगा और फास्फेट रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज होगा और फास्फेट रिलीज होगा, और ये कैल्शियम और फास्फेट रिलीज होते साथ ही रिएक्शन करेंगे
और इस फॉर्म में आ जाएंगे Ca3PO4 2। ये जो फॉर्म थी जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, ये वाली, ये फॉर्म जो है कैल्शियम इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बोन से सिर्फ कैल्शियम नहीं निकला, साथ में फास्फेट भी निकला है। तो कैल्शियम और फास्फेट रिएक्शन करके C3PO4 2 बना देंगे। अब ये इस तरीके से पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्टली आके बोन को तोड़ के इससे कैल्शियम निकलवाता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार को नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मल करता है। कैल्शियम तोड़ा हो गया था ना, तो बोन के ऊपर आके उसने बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड को दे दिया और ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक समस्या है, जिस तरह की वो इंडियंस कहते हैं ना समस्या, समस्या ये है कि हमें तो काम का कैल्शियम चाहिए जो कि Ca+3 है, जो कि आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, ये वाला। बोन के ऊपर चलो हम पैराथायराइड हार्मोन का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें उसने ब्लड में कैल्शियम डाल के दे दिया, लेकिन ये वाला कैल्शियम तो फास्फेट के साथ मिलके कैल्शियम C3PO4, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम तो नहीं है। तो इसके बाद हम पीटीएच को कहते हैं कि भाई पीटीएच आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कैल्शियम दिया, लेकिन इस मसले का, इस समस्या के बारे में भी सोचो, हमें तो आयनाइज्ड कैल्शियम चाहिए। तो पीटीएच को अल्लाह इस बात का भी अजर दे, पीटीएच कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं किडनीज के पास जाके आपका ये वाला मसला भी हल कर देता हूँ। अब किडनी के पास जाके ये वाला मसला कैसे हल होता है, मैं ये यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये देखो, ये आपके पास किडनी है, ठीक है, ये किडनी में ब्लड आ रहा है और इस ब्लड के अंदर Ca3PO4 2, ये जो कैल्शियम और ये ब्लड में आया हुआ था ना, यही ब्लड वेसल, लेट सपोज ये इधर आ गया है, ये ब्लड अब किडनी के पास आ गया, ठीक है, उसके अंदर यही Ca3PO4 2 है। यहाँ पे आके बोमिन कैप्सूल होता है, जिससे ये, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि Ca3PO4 2 भी फिल्ट्रेटेबल है। आयनाइज्ड कैल्शियम और Ca3PO4 2 ये दोनों 60% हैं और ये फिल्ट्रेटेबल है। तो ये यहाँ पे ब्लड से निकल के फिल्टर होंगे, बोमेन कैप्सूल में आएंगे। बोमेन कैप्सूल से ये इस तरीके से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किडनी के अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वही ब्लड वेसल है। यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पीटीएच आके काम करता है और यहाँ पे जो Ca3PO4 2 आ रहा था, यही वाला जो यहाँ से फिल्टर होके इधर आ रहा था, यहाँ पे पीटीएच आके काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन, और इस जगह को कहता है कि भाईजान तुम कैल्शियम को वापस ब्लड में ले आओ। फास्फेट को कहता है कि तुमने वापस ब्लड में नहीं आना भाईजान, तुम यूरिन में जाओ। तो फास्फेट यूरिन में निकल जाता है। इसको कहते हैं पीटीएच का फास्फोच्यूरिक इफेक्ट। फास्फोच्यूरिक इफेक्ट क्यों? क्योंकि फास्फेट को इसने यूरिन में निकाल दिया, तो फास्फोच्यूरिया, फास्फेट यूरिन में निकल गया। कैल्शियम आयनाइज्ड फॉर्म में आपके ब्लड के अंदर आ गया। अब ये काम का कैल्शियम है। हम पीटीएच का शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले उसने बोन से हमें कैल्शियम निकाल के दिया, फिर इस कैल्शियम के साथ जो फास्फेट बाइंड हो गया था, किडनी पे पीटीएच ने ही काम करके इस फास्फेट से हमारी जान छुड़ा के हमें आयनाइज्ड कैल्शियम दे दिया और अब हमारे ब्लड के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम की मिकदार नॉर्मल रेंज में आ गई। इस तरीके से ये डायरेक्टली देखो, पीटीएच खुद बोन के पास गया, पीटीएच खुद किडनी के पास आया, तो ये पीटीएच के डायरेक्ट इफेक्ट हो गए। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? क्या मैं आगे जाऊं? यस सर, आगे जाओ। ठीक है। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे करता है ये? इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए सर जी दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दे सर। अच्छा, पीटीएच हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल पे लाता है। कैसे? या डायरेक्टली काम करके या इनडायरेक्टली काम करके। डायरेक्टली ये कैसे काम करता है? बोन के ऊपर और किडनी के ऊपर। बोन के ऊपर आके ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है। बोन के ओस्टियोक्लास्ट सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो ये बोन को तोड़ते हैं। जब बोन, इसको कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। जब बोन टूटता है इस प्रोसेस को बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। तो जब बोन रिजॉर्प्शन होती है तो इससे कैल्शियम और फास्फेट निकल के ब्लड में आ जाता है। ये दोनों मिलके कैल्शियम फास्फेट बना देते हैं। तो अभी हमारे पास कैल्शियम तो है लेकिन आयनाइज्ड फॉर्म में तो नहीं है। हमें तो बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम चाहिए जो कि इस फॉर्म में होता है।
ये ब्लड में घूम रहा होता है और किडनीज के पास आता है। जब ये किडनीज के पास आता है तो ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैप्सूल के थ्रू किडनी में फिल्टर हो जाता है। जब फिल्टर होता है तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचता है डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, ये वाला पीटीएच अब यहाँ पे डायरेक्टली खुद आके इन सेल्स को कहता है कि भाई कैल्शियम को वापस ब्लड में फेंको, फास्फेट को यूरिन में फेंको। तो ये कैल्शियम अकेले रह जाता है और अकेला कैल्शियम आयनाइज्ड फॉर्म में होता है और फास्फेट यूरिन में निकल जाता है, जिसको फास्फोचूरिक इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से बोन के ऊपर और किडनी के ऊपर पीटीएच ने डायरेक्ट एक्शन किया और आपके ब्लड के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम की मिकदार को बढ़ा दिया। अब इनडायरेक्टली कैसे काम करता है? इनडायरेक्टली काम करने के लिए इसको जी 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 सर जी इस प्रोसेस में तो बोन भी वीक होता जाएगा सर, बोन भी वीक होते हाँ, जाएगा सर। यही यही वजह है कि अगर आपको, अल्लाह ना करे, आपकी मैं मिसाल नहीं दे रहा, अगर अगर किसी बंदे को पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए और पैराथायराइड ग्लैंड के ट्यूमर के नतीजे में यहाँ से बहुत ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो, किधर गया पेज वो वाला, हाँ ये वाला, अगर किसी बंदे को पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए और इन चीफ सेल से फिर बहुत ज्यादा, सारे चीफ सेल्स भी ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, बहुत ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो बहुत ज्यादा बोन जो है उसकी रिमॉडलिंग होगी, रिजॉर्प्शन होगी, तो बोन वीक होंगे। इसलिए जो ये कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है, इसमें इन लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये पैथोलॉजीज हैं, ये हम अभी फिजियो पढ़ रहे हैं। मैं आगे जाके आप लोगों की इसकी पैथोलॉजीज भी बताऊंगा कि पैराथायराइड हार्मोन जब ज्यादा होगा, ये तो एक नॉर्मल रेंज की हम बात कर रहे हैं, जब बहुत ज्यादा होगा तो कौन से मसले होंगे, और जब पैराथायराइड कम होगा तो कौन से मसले होंगे। ये तो हम एक नॉर्मल जो बैलेंस में कैल्शियम को रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? आगे जाऊं मैं? यस सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इनडायरेक्टली, डायरेक्ट की समझ आ गई कि बोन के ऊपर और किडनी के ऊपर काम करके ये सीरम के अंदर आयनाइज्ड कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाता है। अब इनडायरेक्टली कैसे काम करता है ये? इनडायरेक्टली जो है इसका काम होता है इसके ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन के ऊपर ये कैसे काम करता है? इंटेस्टाइन के ऊपर इसका असर इस तरह होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन के ऊपर इनडायरेक्टली इसका काम होता है विटामिन डी के थ्रू। अब विटामिन डी का किरदार सामने आ रहा है, देखो पीटीएच, देखो सी कैल्शियम कम हो गया था, सीरम के अंदर कैल्शियम कम हो गया था, जिसकी वजह से हम क्या थे, परेशान थे। पैराथायराइड हार्मोन आया मैदान में, इसने सबसे पहले बोन पे काम किया, उसके बाद किडनी पे काम किया, लेकिन इन दो पे काम करने के बाद कैल्शियम की मिकदार थोड़ी सी तो ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी अभी पूरी नहीं हुई। तो तीसरा काम पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, विटामिन डी को रिक्वेस्ट करता है कि भाईजान अब जरा तुम मेरी हेल्प करो। पैराथायराइड हार्मोन अब देखो ये डायरेक्ट इफेक्ट था, खुद जाके बोन पे, खुद जाके किडनी पे। जो तीसरा इफेक्ट है पैराथायराइड हार्मोन का, वो ये विटामिन डी के थ्रू करवाता है, यानी इनडायरेक्टली। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो तीसरा इसका इफेक्ट है वो क्या है, वो इनडायरेक्टली कैसे करता है। अब इनडायरेक्टली सबसे पहले विटामिन डी के ऊपर हम बात कर देते हैं। देखो हमारे जिस्म के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ऐसी घटिया चीज है कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ग्लूकोज को आप तोड़ सकते हो, इससे एटीपी निकल जाएगी। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स को आप तोड़ सकते हो, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लोगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ये एनर्जी से आप एटीपी बना लोगे। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है ये ऐसी घटिया चीज है कि यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो। अब कन्वर्जन के लिए क्या होता है, देखो हमारे स्किन के अंदर, हमारी जो स्किन होती है, मेरी आपकी, सारे इंसानों की जो स्किन है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। अब इस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं। जब सूरज की शुआएं पड़ेंगी तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलीकैल्सिफिरोल में, कोलीकैल्सिफिरोल, जिसको हम विटामिन D3 भी कहते हैं।
और ये इनएक्टिव विटामिन डी है। कोलेस्टेरॉल के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट्स पड़ी स्किन में, तो ये विटामिन कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हुआ जो कि विटामिन D3 है। ये जाके लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, सॉरी कोलिकैल्सिफेरॉल। देखो कोलेस्टेरॉल से कोलिकैल्सिफेरॉल और फिर कोलिकैल्सिफेरॉल से 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल और फिर 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल से कन्वर्ट होता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये वैसे नाम इसके मुश्किल लग रहे हैं लेकिन है, देखो कोलेस्टेरॉल था, ये कन्वर्ट हुआ कोलिकैल्सिफेरॉल में जिसको हमने विटामिन D3 कहा। ये इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी, ये जाता है लीवर में, सही है। तो ये लीवर में स्टोर होता है, ये कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर में स्टोर होता है। विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल जिसको कहते हैं, ये लीवर में स्टोर होता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये लीवर से निकल के आता है किडनी में। जब ये किडनी में आता है तो किडनी में ये कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, यानी जो कोलिकैल्सिफेरॉल का 25 नंबर का कार्बन था उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, इसलिए हमने इसको कहा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। पहले ये सिंपल कोलिकैल्सिफेरॉल था, जब इसके 25 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो हमने कहा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। जब इसके एक कार्बन नंबर एक पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो अब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए? दो, एक 25 पे था और एक आपने एक पे भी लगा दिया, तो अब 125 और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए? दो, इसलिए डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये आपके पास एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, ये काम का विटामिन डी है। अब देखो पीटीएच का कहां पे रोल है। पीटीएच आता है और ये किडनी में स्टोर है ना, ये किडनी में। देखो कोलिकैल्सिफेरॉल लीवर में स्टोर था, 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल ये किडनी में स्टोर होता है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। पैराथायराइड हार्मोन आता है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन आया था, ये पैराथायराइड हार्मोन आता है और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है, इसको स्विच ऑन कर देता है। जैसे ही ये वाला एंजाइम स्विच ऑन होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, फौरन 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो जाता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। यानी पैराथायराइड हार्मोन ने इस एंजाइम की मदद से इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एक्टिव विटामिन डी है जिसको हम 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं और कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रायोल। ये अब लास्ट बात में करने लगा हूं, ये जाके इंटेस्टाइन पे काम करता है, ये आपका इंटेस्टाइन है। देखो आप खुराक खाते हो, खुराक के अंदर कैल्शियम होती है, वो कैल्शियम आपके स्टमक में आता है, इंटेस्टाइन में आता है। अब ये इंटेस्टाइन के अंदर आपका कैल्शियम मौजूद है, ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। जब ये कैल्सिट्रायोल बनता है, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, ये आके आपके इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर, खास उन सेल्स के पास आता है विटामिन डी। इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद सेल्स के पास आके इन्हें कहता है कि भाईजान आप कैल्शियम को अंदर लाने वाले दरवाजे बनाओ। इन इन दरवाजों का नाम है काल बाइंडिंग। काल बाइंडिंग, ये जो है दरवाजे, इनको कहते हैं काल बाइंडिंग। नाम से जाहिर है, काल से कैल्शियम और बाइंडिंग से बाइंड करने वाले, तो ये वो दरवाजे हैं जो इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम मौजूद है उसको बाइंड करके ब्लड के अंदर ले आते हैं। तो विटामिन डी ने इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद, जो इंटेस्टाइन की दीवारों के सेल्स हैं, इन्हें कहा कि भाईजान आप ये खास चैनल बनाओ ताकि इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम मौजूद हैं इसको ऑब्जर्व करके ब्लड में लाया जा सके, क्योंकि मेरे पास पैराथायराइड हार्मोन आया था और इसने मुझे बनाया था
वजह ये थी कि कैल्शियम कम था, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन तो आता ही तब है जब कैल्शियम कम है। तो जिस्म में कैल्शियम कम है तो तुम बराए मेहरबानी ये बंदा खुराक में जो कैल्शियम खा रहा है उस कैल्शियम को नीचे जाए ना जाने दो, इसको ऑब्जर्व करके ब्लड में लाओ ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाए। विटामिन डी ने एक तो इंटेस्टाइन पे काम किया, दूसरा विटामिन डी जो है ये बोन के पास भी आता है। जिस तरह बोन के पास आपका ये पीटीएच आया था, ये जो पीटीएच बोन के पास आया था, विटामिन डी भी बिल्कुल इसी तरह बोन के पास आके ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करवा के कैल्शियम को निकलवाता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम को लाता है। फिर पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे आके इस आयनाइज्ड कैल्शियम को वापस ले लेता है, फास्फेट को नीचे ले लेता है। तो कैल्शियम को नॉर्मल पे लाने के लिए जो किरदार पैराथायराइड हार्मोन ने प्ले किया, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि जो 3 लोग हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं, उन 3 लोगों में से एक कौन था? एक आपके पास पैराथायराइड हार्मोन था। इसकी हमने बात की 2 तरीकों से, डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट पे हमने बात की कि बोन पे और किडनी पे काम करता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट पे हमने बात की कि ये इनडायरेक्टली ये जो है विटामिन डी किडनी के पास आता है और किडनी के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन डी होता है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर ये एक्टिव विटामिन डी आके 2 तरीकों से ब्लड में कैल्शियम लाता है। एक इंटेस्टाइन से इसको ऑब्जर्व करवाता है ताकि सीरम के अंदर कैल्शियम आ जाए। दूसरा वही पीटीएच की तरह बोन के ऊपर एक्ट करता है, पीटीएच की तरह बोन के ऊपर भी एक्ट करता है और वहां से भी कैल्शियम को ये लेके आता है और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर देता है। इस तरीके से ये जो 2 प्लेयर्स थे, पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी, ये कैल्शियम की मिकदार को मेंटेन रखते हैं। कैसे? बढ़ाते हैं। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा, कैल्शियम की मिकदार ब्लड में ज्यादा होगी, विटामिन डी ज्यादा होगा, कैल्शियम की मिकदार ब्लड में ज्यादा होगी। अब अगर कैल्शियम की मिकदार नॉर्मल से रेंज से ज्यादा हो जाए, 10.3 से ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए फिर किरदार अदा करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता था, कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मिकदार को कम करेगा। ये कैसे कम करेगा, ये हमारा किसी और दिन के लिए टॉपिक हो जाएगा। आज के लिए जो है इतना ही काफी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ रहा है कि आपका टाइम पूरा हो गया है आपके क्लास का। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई है या नहीं आई? सारे मुझे बताओ। यस सर, आ गई है सर, आ गई है। सर आ गई। सर अच्छा, हमें